ಹರಿದು ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ಅಂತ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಒಪ್ಪೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅಬ್ಬರದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ಏನದರ ಅರ್ಥ? ಹೆಂಗೆ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ? ಸಂಸತ್ತು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಇದನ್ನು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜಗದಂಬಿಕಾ ಪಾಲ್ ಹೆಸರನ್ನು JPC ರಚನೆ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕಮಿಟಿ ಒಂದು ರಚನೆ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ, ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನೇ. ಯಾವ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು ಅದೇ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯಾಬಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗಬೇಕು, ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ JPC ಮಾಡ್ತು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು JPC ಮಾಡ್ತು, ಜಾಯಿಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕಮಿಟಿ. ಉಳಿದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕಮಿಟಿಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸಭೆಗಳನ್ನು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಸೂದೆಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವು ಎಷ್ಟು ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ವು, ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕಮಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಸಭೆ ಮಾಡ್ತು, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗಳ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು, ನಾವೆಷ್ಟು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗಳ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜಗದಂಬಿಕಾ ಪಾಲ್ ವಿವರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಮ್ಮೆ. बहुत से साथियों ने केवल एक सेक्शन 40 की बात कही है। मैं कई सेक्शन हैं, क्योंकि देश को जानना चाहिए कि आज उस 1995 और 2013 में अमेंडमेंट करके इस तरीके से वक्फ बोर्ड को इतनी अनलिमिटेड पावर दी गई और उसको अमेंडमेंट करके कि वो अनलिमिटेड पावर वक्फ बोर्ड की संविधान से ऊपर हो गया। सेक्शन 40 और आप पढ़ लीजिए किताब खोल के, सेक्शन 43 उसके 1995-2013 एक्ट में आप, मैं कह रहा हूं वक्फ घोषित करने की संपत्ति सेक्शन 43 में इन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन, किसी जमीन को चाहे वो किसी के पास बरसों से हो और उस जमीन को भी वक्फ घोषित कर सकते हैं। तो ये किसका वायलेशन है? ये वायलेशन है आर्टिकल 300A का, राइट टू प्रॉपर्टी का वायलेशन है। और इन्होंने वो वायलेशन किया है, संविधान का उल्लंघन किया है। इसके बावजूद कि हमारे जो वक्त के है वो आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी का उल्लंघन किया है। मैं सेक्शन 32 की बात कर रहा हूँ। 95 में सेक्शन 32 में किसी भी प्रॉपर्टी को बिना कंपनसेशन के टेक ओवर करने की शक्ति वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। ये सेक्शन 32 में, ये भी आर्टिकल 300A का राइट टू प्रॉपर्टी का सीधा उल्लंघन है। फिर वक्फ बोर्ड पे कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कंट्रोल नहीं रहेगा। बहुत 1995 ಮತ್ತು 2013ರಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅಪರಿಮಿತ ಶಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಮಿತ್ ಶಾ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆವಾಗಲೇ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ಒಪ್ಪದಿಲ್ಲ ಅಂತ OIC ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಉತ್ತರ ಏನಿತ್ತು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. मान्यवर, मुझे ये बताओ कि अभी अभी फैशन है संविधान लहराने की, ये संविधान के हिसाब से सरकार का या किसी भी निजी संस्था का कोई भी फैसला मान्यवर कायदे की कोर्ट से बाहर कैसे हो सकता है? कोई भी फैसला हो, ये देश की अदालत वो फैसले तक रुचि नहीं रखेगी। नागरिक ग्रीवेंसेस लेकर कहां जाएंगे? जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। अदालत में जाइए, जिसको ग्रीवेंसेस है इधर और साइड से, और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए तो अदालतें बनी है। और मान्यवर, यहां एक सदस्य ने तो कह दिया माइनॉरिटीज कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। मान्यवर, नरेंद्र मोदी सरकार 2004 में भाजपा के नेतृत्व में NDA की सरकार बनी और ये 10 साल का कालखंड इस देश के गरीबों के लिए जब भी देश का इतिहास लिखा जाएगा स्वर्णिम अक्षर से लिखा जाएगा। एक 10 साल के समय के अंदर ही इस देश के गरीब को घर देने का काम हुआ, शौचालय देने का काम हुआ, पीने के पानी देने का प्रयास हुआ, 5 किलो अनाज उसको मुफ्त में दिया गया।
मान्यवर, इनको सुनना है तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। तो दीजिए। मान्यवर, इनको घर में गैस देने का काम हुआ, 5 लाख तक का आयु दवाइयों का पूरा खर्च माफ कर दिया गया, और मान्यवर उनके घर में बिजली भी पहुंचाई। अब आप लोग कह रहे 10 ही साल में हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी आने के पहले 75 साल में 12 करोड़ गैस के सिलेंडर, गरीबों के नहीं, अर्बन एरिया के गरीबों के बहुत छोटी सी संख्या थी, और नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में 12 करोड़ बांटे। शौचालय की संख्या भी आपके 75 साल से कई गुना ज्यादा है। घर बनाने की संख्या भी आपके 75 साल से कई गुना ज्यादा है, और मान्यवर उसकी दवाई का कोई व्यवस्था नहीं था। आज देश के हर गरीब को, दिल्ली में भी कमल खिल गया, दिल्ली बाकी था वहां पर भी आयुष्मान भारत आ गया। मान्यवर आज देश के हर गरीब को 5 लाख तक का खर्चे का चिंता नहीं करना। सिर्फ बंगाल बचा है दादा, ये चुनाव के बाद वहां पर भी कमल खिलेगा और वहां पर भी आयुष्मान भारत आ जाएगा। मान्यवर मैं नहीं बोल रहा था, ये बुलवाए, मैं तो ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.